नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे भारत रूस संबंधों पे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस की यात्रा पर है और आज रूस यात्रा का प्रधानमंत्री का दूसरा दिन और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 22वें भारत रूस शिखर वार्षिक वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सह अध्यक्षता करने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय को संबोधित भी करने वाले हैं। और रूस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में 40 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहा है। बहुत ही अहम होने वाली है ये दोनों यात्रा, इन पर नजर आएगी। साथ ही साथ नजर आएगी मॉनसून पर, क्योंकि मुंबई में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और बारिश आफत बनकर आई है मुंबई पर, और साथ ही साथ दूसरे राज्यों पर भी नजर डालेंगे कि वहां मौसम का क्या हाल है। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से। आप जुड़े रहिए अगले 1 घंटे न्यूज एट 10 के साथ और शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्ता से दोस्ती और मजबूत होने की उम्मीद, साथ ही दस्तावेजों का होगा आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच कल हुई मुलाकात में दिखी गर्मजोशी। रूस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से करेंगे मुलाकात। क्रेमलिन में अज्ञात सैनिक की कब्र पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी करेंगे दौरा। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर आज शाम पहुंचेंगे वियना। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। भारी बारिश के कारण मुंबई सहित कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद, घर से बाहर ना निकलने की हिदायत। उत्तराखंड में भी हाल बेहाल, वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में भी तेज बारिश। और खेल की खबरों में विंबलडन में जोकोविच, फ्रिट्ज और मिनार पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। वहीं महिला एकल वर्ग में रायबाकिना और स्वितेलिना ने अंतिम 8 में बनाई जगह। और हेडलाइंस के बाद आप खबरें विस्तार से। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के रूस दौरे की। तो भारत रूस संबंधों को मिल रहे हैं नए आयाम और लिखा जा रहा है एक सुनहरा अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी दौरा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की धरती पर पहुंचे तो गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके नोवो ओगारियोवो में मेजबानी करने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता को लेकर मैं उत्सुक हूं, जो निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने के एक लंबे रास्ते को तय करेगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मंटूरेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। And I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity.
as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश हैं, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students, but as students in general, this feels like a one in a lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not in the TV, like since childhood. So. तो दो महाशक्तियां आज मिल रही है। भारत रूस के संबंध पिछले 7 दशकों में सुदृढ़ और प्रगाढ़ रहे हैं और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी और 22वें शिखर सम्मेलन वार्ता में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्षता करेंगे तो ये संबंध और मधुर होते नजर आएंगे और साथ ही साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ग्राउंड जीरो से मॉस्को से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधीर यादव ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत रूस संबंधों की बात की जाए, 22वां वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सह अध्यक्षता करने वाले, साथ ही साथ भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले। कई क्षेत्रों में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, कई क्षेत्रों में करार होने की उम्मीद है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं? बिल्कुल भावना, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इंडियन कम्युनिटी की, तो सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जो इंडियन कम्युनिटी है उसको संबोधित करेंगे और जो इंडियन कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा उत्साहित, मेरे ठीक पीछे वो हॉल है और देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सुबह से ही जो भारतीय समुदाय के लोग हैं यहाँ आकर प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने संबंधों की बात की, संबंधों में जिस तरीके की गर्माहट है, साफ तौर पर कल शाम को जब प्रधानमंत्री का रूसी राष्ट्रपति के साथ जो रात्रि भोज का आयोजन था उसमें वो गर्माहट देखने को मिली। साफ तौर पर लॉन्ग टाइम टेस्टेड जो रिलेशनशिप रहे हैं वो साफ तौर पर नज़र आते हैं। और ख़ास बात ये भी है इस बार जो दोनों जो 22वीं शिखर सम्मेलन है उसका साफ तौर पर उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको किस तरीके से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया जाए और जिस तरीके से लगातार जो पिछले सम्मेलन रहे हैं उनमें तमाम जो समझौते हुए हैं, तमाम जो सहमति हुई, उनका एक स्टॉक लिया जाए कि आखिर हम कहाँ पहुँचे हैं और इसके अलावा किस तरीके से भविष्य को लेकर आगे हमें जो विजन बनाना है, किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशंस होगी। अभी की हम बात करें तो भारतीय समुदाय यहाँ लगातार पहुँच रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साहित और लगातार जिस तरीके से संभावनाएँ जो रूस में भारतीय समुदाय को नजर आ रही हैं और इस वार्ता से उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें जो और ज़्यादा जो काम आपस में दोनों देश हैं उनमें आपस में काम करने को और बेहतर मौका मिल सकेगा। जी सुधीर, साथ ही साथ जब यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसके बीच जब रूस के संबंध और मजबूत भारत के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन भारतीय सैनिकों की भी बात कर सकते हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस में भेजे गए हैं। बिल्कुल, देखिए जो राजनयिक सूत्र हैं उनसे हमें जानकारी मिली कि साफ तौर पर ये मुद्दा वार्ता के बीच आएगा कि कुछ भारतीय हैं जिनको मिसलीड करके यहाँ लाया गया था और जो रूसी सेना के साथ काम कर रहे थे और कठिन हालात में जो काम कर रहे हैं, इस बात का मुद्दा भारतीय प्रधानमंत्री अपनी वार्ता में ये उम्मीद की जा रही कि ज़रूर रखेंगे। उनकी सुरक्षित वापसी की बात करेंगे कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित वापस भारत पहुंच सके। इसके अलावा जिस तरीके से रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर जो वैश्विक परिस्थितियां, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति से इस बात को कह चुके हैं कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का हल नहीं है, किसी भी समस्या का हल युद्ध में नहीं निकाला जा सकता है, हमें वार्ता में बैठकर बातचीत करनी होगी। तो उम्मीद ये की जा रही कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर प्रधानमंत्री इस बात को भी रखेंगे कि रशिया आए, यूक्रेन के साथ वार्ता करे और इस समस्या का समाधान हो, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके से हालात बदलते नजर आ रहे हैं इस युद्ध की वजह से रूस को जिस तरीके से परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और इसके साथ इन सब के बीच भारत जिस तरीके से टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है और लगातार इसके रूस के साथ खड़ा हुआ है, वो भी अपने आप में देखने की बात है। और 22वें शिखर सम्मेलन में ये तमाम चीज़ें साफ तौर पर निकल कर सामने आएंगी। भावना, साथ ही साथ सुधीर, हमने देखा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध मजबूत रहे हैं। अगर बात की जाए रूस की, तो सैन्य उपकरण में भारत के लिए वो सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है। अगर रक्षा क्षेत्र की बात की जाए सुधीर, तो कौन कौन से ऐसे
क्षेत्र हैं, जैसे कि SU-57 की बात हो रही है, मैंगो शेल्स की बात हो रही है, किन ऐसे रक्षा क्षेत्र में चीज़ें हैं जिन पर समझौते होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए S-400 की आपूर्ति जो है पहले ही रशिया कर रहा है, कुछ यूनिट्स हमें आपूर्ति हो चुकी है, लेकिन रूस और यूक्रेन वॉर के मद्देनज़र जो सप्लाई है वो डिलेज हुई है। हालांकि ये ज़रूर थोड़ा चिंता का विषय है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले पर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री जब जो अपने रूसी राष्ट्रपति उनसे बातचीत करेंगे तो रक्षा क्षेत्र को भी लेकर डिस्कशन होंगे। लेकिन जिस तरीके से भावना मैं यह बताऊँ कि रूस और भारत का जो रक्षा रिश्ता है अपने आप में बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे है। हम आपस में पहले को प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारी कोर टेक्नोलॉजी, नीश टेक्नोलॉजी जिसको हम कहें, वो रूस ने हमारे साथ शेयर किए हैं। ये अपने आप में बहुत खास चीज़ है। लेकिन अब की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से स्टार्टअप्स का एरिया जो हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, करीब 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे पास है। रक्षा क्षेत्र में हमारे पास कई सारी नीश टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। और इसके अलावा तमाम जो ड्रोन का एक ऐसा एरिया है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से साथ आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे कि हमारे पास जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास जो बेहतर एक्सपीरियंस और एक अलग लेवल का वैश्विक स्तर का जो अनुभव है, उन सब चीज़ों को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर को प्रोडक्शन को लेकर जिस तरीके से ब्रह्मोस के मामले में हम आगे बढ़े हैं, इन सब तमाम मुद्दों पर डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की बात करें, उस मुद्दे में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। टूरिज़्म एक ऐसा एरिया है जिसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच पीपल्स टू पीपल्स टाइज हैं। इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। भावना सुधीर, इसके साथ साथ बात की जाए अगर ट्रेड की, तो $65 बिलियन का ट्रेड है दोनों देशों के बीच। अगर व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो भारत रूस के बीच हमने देखा है कि व्यापारिक असंतुलन देखा गया है। इस लिहाज से दोनों देश किस तरीके की कोशिश करते हुए नजर आएंगे? देखिए भावना, यही अगर हम 22वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो कोर एरिया यही ट्रेड इम्बैलेंस की बात है। जो आर्थिक रिश्ते हैं उनका रहने वाला है कि आखिर दोनों देश आर्थिक रिश्तों को किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कुछ नए क्षेत्र उभर कर आ रहे हैं, भारत किस तरीके से उनमें सहयोग लेकर आगे जा सकता है। क्योंकि अगर $65 बिलियन का देखें तो करीब $61 बिलियन का हम आयात करते हैं और करीब $4 बिलियन के आसपास का हम निर्यात करते हैं। तो इन सब चीज़ों में, इन सब में तमाम जो कई सर्विसेज हैं, IT सेक्टर की अगर बात करी जाए, हैवी मशीनरीज़ की बात की जाए, इन सब मुद्दों में टेक्सटाइल की बात की जाए, फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। तो वो यहाँ रूस में आकर किस तरीके से न केवल जो रूस को सहयोग कर सकते हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं वो कैसे और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। 22वें शिखर सम्मेलन में बहुत मजबूत तरीके से इन संबंधों पर बातचीत होगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भारतीय उद्योगपति है, भारतीय उद्योग जगत है, वो भी इस वार्ता को बहुत उम्मीदों की नज़र से देख रहा है कि रूस में जो भारतीय उद्योग जगत है उनके लिए किस तरीके से नए दरवाजे खुलते हैं। और रूस इस 22वें शिखर सम्मेलन को इस नज़रिए से देख रहा है कि आखिर जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य के मद्देनज़र उसके पास जो परिस्थितियाँ हैं, उसके पास जिन चीज़ों की कमी आ रही है, भारत उन चीज़ों को लेकर किस तरीके से बेहतरी से आगे बढ़ सकता है। तो सुधीर, व्यापारिक, राजनीतिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करता हुआ दिखेगा भारत रूस की ये शिखर वार्ता। साथ ही साथ दुनिया की निगाहें भी इस शिखर वार्ता पे टिकी हुई है। सुधीर, आप आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी होंगी, और खबरें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचेंगे। और 40 साल बाद आपको बता दें कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया जा रहा है। कैसे ये संबंध होंगे, इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10 और न्यूज एट 10 में हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूस दौरे के बारे में तो हमने आपको बताया ही, साथ ही साथ रूस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। ये यात्रा बहुत मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं। साथ ही बीते 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच व्यापार, तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये यात्रा इन संबंधों को और मजबूत करने का काम करेगी। और आइए देखते हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच इन मजबूत राजनयिक संबंधों की, जिसको 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उस पर हमारे संवाददाता गौतम राय की वियना से यह खास रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रिया दोनों ही देशों के लोकतांत्रिक मूल्य साझा हैं। यह एक बड़ी वजह है कि दोनों ही देशों ने राजनयिक संबंधों के 75 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। मंगलवार भारतीय समय अनुसार देर शाम प्रधानमंत्री वियना पहुंचेंगे। बुधवार को वे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन से मुलाकात करेंगे और अपने समकक्ष फेडरल चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा से पहले जारी एक वक्तव्य में कहा कि मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और भी अधिक मजबूती देने के लिए चर्चा करूंगा। मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ व्यवसाय और निवेश की संभावनाओं को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करूंगा। ऑस्ट्रिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। हम उत्साहित हैं उनके विजिट के लिए वियना के अंदर। जहां तक मैं जानता हूं, एज अ स्टूडेंट और रिसर्चर, हम काफ़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहे हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम्स बेहतर किए जाए, जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम्स वगैरह हैं या फिर जो इमिग्रेशन में अड़चनें आती हैं स्टूडेंट्स को या फिर माइग्रेंट्स को, वो कम की जाए। मेरे को 22 साल हो गए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इस बार प्राइम मिनिस्टर जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने कभी नहीं देखे है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है। हमने खुद भी नहीं देखे हैं, अभी 40 ईयर्स के बाद आ रहे हैं। तो ये एक आई थिंक बिगिनिंग है कि जिस तरह से इंडिया और ऑस्ट्रिया के रिलेशन आगे बढ़े और हमारी कम्युनिटी को भी, यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारी कम्युनिटी भी एक बहुत अच्छा अपना दे सकती है योगदान। उनके आने से हमारी जो में वैल्यू बढ़ती है, बाहर की कंट्रीज में इंडिया का नाम ऊपर जाता है। और जब से वो 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, और भी रेपुटेशन बढ़ी है, बाहर इज्जत बढ़ी है इंडिया की। वहीं भारत ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंधों के 75 साल पर नजर डालें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार करीब 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। भारत ऑस्ट्रिया को 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है। ऑस्ट्रिया से आयात करीब 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है। ऑस्ट्रिया में भारतीय निवेश 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत में ऑस्ट्रिया का निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। ऑस्ट्रिया में इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। फरवरी 2024 में दोनों देशों ने स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया था। 20 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप ऑस्ट्रिया में एक आयोजन में हिस्सा लेने जून महीने में ही गए थे। दोनों देशों के बीच सुगम आवाजाही को लेकर मई 2024 में एक समग्र समझौता भी हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं फेडरल चांसलरी में अपने ऑस्ट्रिया के समकक्ष चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत करेंगे। भारत और ऑस्ट्रिया की दोस्ती 75 साल पुरानी है, लेकिन पिछले 40 साल से भी अधिक समय तक कोई प्रधानमंत्री यहां पर नहीं आया, तो ये मुलाकात एक बहुत बड़े अंतराल को भी भर देगी। इसके साथ ही 31,000 का यहाँ पर भारतीय समुदाय भी है, जो कि पलक पावड़े बिछाए भारत के प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करने का, उनसे बातचीत करने का, मुलाकात करने का इंतजार कर रहा है। और ये एक सुनहरा मौका होगा भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और गहराई देने के लिए। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ गौतम रॉय, वियना, ऑस्ट्रिया, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री की रूस के बाद ऑस्ट्रिया यात्रा भी बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और कई नए आयाम यहां पर भी बनते हुए दिखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो रहे हैं और किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 40 सालों बाद यह ऐतिहासिक ऑस्ट्रिया दौरा है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच संबंधों को लेकर ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन से डीडी न्यूज के संवाददाता गौतम राय ने की खास बातचीत। आइए आपको सुनवाते हैं। लगभग 4 दशक के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं और इसे लेकर काफी एक उत्साह बना हुआ है। न केवल यहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें, ऑस्ट्रिया के आमजनों में भी। और किस तरह का एजेंडा है ये जानने के लिए हमारे साथ और बताने के लिए हमारे साथ भारत के राजदूत हैं ऑस्ट्रिया में, शंभू एस कुमारन। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। क्या बता सकते हैं हम आपको, जो 75 साल हो रहे हैं भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों में, अभी तक कितनी प्रगति हुई है और आगे क्या क्या अभी एजेंडा है इसे आगे बढ़ाने का? जैसे आपने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का जो विजिट है 75 साल की हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मार्क करती है, और ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि 40 साल बाद इस लेवल पे विजिट हो रहा है। ऑस्ट्रिया और इंडिया के रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस विजिट के बाद हमें उम्मीद है कि ये जो रिश्ते हैं आगे बहुत नए नए पार्टनरशिप्स के लिए और हमारे बिजनेसों के बीच में, हमारे टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच में, हमारे स्टार्टअप्स के बीच में काफ़ी नए पार्टनरशिप्स हम उम्मीद करते हैं विजिट में होगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी वार्ता होंगी पॉलिटिकल लेवल पे, जो भी यूरोप में जो सिचुएशन है इसके बारे में भी वार्ता होगी। तो मेरे ख्याल से एक ब्रॉड बेस्ड पार्टनरशिप हम दोनों देशों के बीच में हम उम्मीद करते हैं इस विजिट के दौरान। ये प्रधानमंत्री जब आएंगे और चांसलर कार्ल नेहमर से बात होगी और बाकी जो ऑस्ट्रियन लीडरशिप के साथ बात होगी, इसमें एक अच्छा हमारा तालमेल बनेगा और हम आगे इस रिश्ते को ले जा पाएंगे। और जहां भी प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में देखा गया है जाते हैं विदेशों में, तो जो भारतीय समुदाय है, वहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, उनके साथ कोई ना कोई उनका संवाद होता है, मुलाकात होती है, साक्षात्कार भी होता है। तो इस बार क्या होने वाला है और इसको लेकर किस तरह के लोग हैं भारतीय मूल के यहाँ पर और वो इसे कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के आने की खबर सुनते ही यहाँ पे भारतीय समुदाय के बीच में काफ़ी उमंग है, बहुत उत्साह है और एक कम्युनिटी एड्रेस प्रधानमंत्री जी करेंगे, उसमें काफ़ी लोग आएंगे और मुझे लगता है कि ये एक विजिट का हाईलाइट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी से बात करने के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये यात्रा। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच ये संबंध जो हैं वो और प्रगाढ़ होते हुए नजर आने वाले, क्योंकि 75 साल के राजनयिक संबंध है और इसको और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रिया दौरे को लेकर आइए बात करते हैं वियना में मौजूद हमारे संवाददाता गौतम रॉय से। गौतम, आपसे ताज़ा जानकारी इस समय की लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर जा रहे हैं, वियना पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कब तक वियना पहुंचेंगे और उसके बाद उनके किस किस तरीके के कार्यक्रम है? और बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये विजिट, क्योंकि 75 साल के राजनयिक संबंध जो हैं वो हैं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच और एक नई गति प्रदान करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, सबसे पहले तो मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे यहाँ पर वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, लैंड करेंगे। उसके बाद उनकी जो ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर हैं, जो समकक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उनके साथ एक डिनर होगा, एक इनफॉर्मल सी सेटिंग में, एक रेस्टोरेंट में। यहाँ पर काफी वियना के सिटी सेंटर में ही वो रेस्टोरेंट है, एक स्टीफन प्लाट्स करके जगह है, वहाँ पर काफी एक प्रोमिनेंट जगह है, वहाँ पर उनकी एक डिनर की मुलाकात होगी। मंगलवार का प्रोग्राम तो इतना ही होगा और जो सब्सटैंशियल कामकाज करना है प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर आकर, वो बुधवार को होगा और सुबह 9:55 से ही लेकर उनकी एक तरह से एंगेजमेंट शुरू हो जाएंगी, जिसमें डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं, फिर प्रेस मीडिया स्टेटमेंट्स हैं जो दोनों नेता देंगे मीडिया को। उसके साथ ही वो जो यहाँ के राष्ट्रपति है वॉन बेलन, उनके साथ उन पर कॉल ऑन भी करेंगे। और एक ऑस्ट्रिया इंडिया CEO मीटिंग, जो कि इस तरह की मीटिंग पहले कभी नहीं हुई है, वो भी इस बार हो रही है। और साथ में तकरीबन 31,000 का भारतीय समुदाय भी है, भारतीय मूल का समुदाय है यहाँ पर, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी मुखातिब होंगे। और
काफी इसे लेकर उत्साह है भारतीय समुदाय में, और वो भी चाहते हैं कि और जो भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध हैं और मजबूत हों, उसमें वो योगदान भी करना चाहते हैं। तमाम उनके पास इस में अपने योगदान के करने के आइडियाज भी हैं, वो भी उसके उन्हें शेयर करना चाहेंगे। तो यही सब हम उम्मीद करते हैं कि भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों को और आगे तक लेके जाएगा आने वाले समय में। जी गौतम, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत ऑस्ट्रिया के संबंधों को नया आयाम तो मिलेगा, नए अवसर भी पैदा होंगे। और भारतीय समुदाय में हम देख रहे हैं कि लगातार जोश भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के लिए सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखा जाए गौतम, तो करीब 40 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण है, और बैठकों के लिहाज से देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस यात्रा के दौरान जिन पर चर्चा की जा सकती है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है ऑस्ट्रिया का, वो एक ऐसे वर्ष में हो रहा है जब 75वीं सालगिरह होगी भारत और ऑस्ट्रिया के संबंधों की। इतनी लंबी दोस्ती है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में, और तकरीबन 40 साल के अंतराल के बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया आ रहे हैं। तो इसे लेकर काफी सारी एक तरह से उत्साह भी है यहाँ पर ऑस्ट्रिया में, और काफी लंबे चौड़े संबंध हैं, काफी गहरे संबंध हैं पहले से ही भारत और ऑस्ट्रिया के। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे आप ट्रेड की बात करें, या टेक्नोलॉजी की, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सभी आयामों में एक तरह से काफी प्रगाढ़ संबंध हैं भारत और ऑस्ट्रिया के। स्टार्टअप भी अब उसमें जुड़ गया है, माइग्रेशन मोबिलिटी की बातें भी आ गई हैं, ताकि भारत की जो स्किल्ड वर्कर्स है यहाँ आ सके। इन सब पर आगे प्रगति करने के लिए बातचीत होगी, और इसी में उम्मीद ये भी जोड़ी जा रही है कि जो भारतीय समुदाय है यहाँ पर, वो भी इसमें जिस तरह से योगदान करता आया है और उसको बढ़ाने की एक कोशिश भी हो सकती है। साथ में जो इस इलाके के इश्यूज हैं, या फिर जो वैश्विक इश्यूज हैं, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो या फिर इंडिया ईयू ट्रेड पैक्ट का भी मामला हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक सदस्य भी है यूरोपियन यूनियन का, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। ऐसी हम एक आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अगर चीजें एक तरह से पूरी तरह आगे बढ़ती हैं तो फिर और भी जो भारत, सिर्फ भारत ऑस्ट्रिया की बात नहीं है, भारत के यूरोप के साथ जो संबंध होंगे उनको और मजबूती और गहराई मिलेगी। तो फिलहाल गौतम, देखा जाए तो भारत ऑस्ट्रिया के बीच करीब $3 बिलियन का ट्रेड इस समय है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो वहां भारतीय प्रतिनिधि मंडल से भी मिलेंगे, साथ ही साथ भारतीय समुदाय जो वहां रह रहा है ऑस्ट्रिया में, उसको भी संबोधित करने वाले। इन सब पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, और बात करेंगे मुंबई में बारिश की जो आफत बनकर आई है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10, और न्यूज़ एट 10 में हम आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। मॉनसून में बात करते हैं मुंबई की, और मुंबई में रविवार देर रात से ही शुरू हुई बारिश लगातार जारी है और आफत बनकर आई है मुंबई पर। मौसम विभाग के मुताबिक कल रात 11:30 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में 80 से 145 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की जा चुकी है। बात करें कि कहां सबसे ज्यादा मुंबई में बारिश हुई है, तो वो हुई है कोलाबा इलाके में, जहां सर्वाधिक 144.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही बायकुला, मांटुंगा, सायन और विक्रोली में भी भारी बारिश दर्ज की गई। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल में भी बारिश से वे प्रभावित नजर आई है। बीएमसी ने बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए कई स्थानों पर पंप भी लगवाए हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। भारी बारिश के चलते मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में विद्यालयों की कक्षा को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय की दोनों पालियां भी एहतियातन बंद कर दी गई हैं।
चलिए महाराष्ट्र के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जहां मौसम विभाग ने अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। आज देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली और उधम सिंह नगर में तेज गर्जन के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों के लिए भारी बारिश का रेड येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते 300 के लगभग सड़कें बंद कर दी गई हैं। मॉनसून की खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं अब असम का। असम में पिछले कुछ दिनों में बारिश में कमी तो जरूर आई है, जिससे यहां बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार भी होने लगा है। लेकिन सोमवार को यहां 6 और लोगों की जान चली गई, जिससे इस साल बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 72 हो गई है। कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्र और 8 अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 27 जिलों के 91 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 3000 से अधिक गांव में अभी भी बाढ़ का पानी है, जिससे 18 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले धुबरी जिले की बात की जाए और उससे अन्य जिलों की तुलना में धुबरी में सबसे अधिक 4.7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रमुख प्रभावित जिले कछार, बारपेटा, दरांग, गोलाघाट और दक्षिण सलमारा है। राज्य भर में 543 राहत शिविरों में 48,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। सोमवार को आई बाढ़ से 8 लाख से ज्यादा बड़े जानवर और 5 लाख से ज्यादा छोटे जानवर प्रभावित हुए हैं। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहां भी बारिश का कहर जारी है। इसके साथ ही आज भी भारी बारिश होने की संभावना का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे पूर्वोत्तर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे गोपालगंज जिले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है, जिससे लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात अब राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में देखते हैं कि मौसम का क्या हाल है। राजस्थान भी मॉनसून की इस बारिश से अछूता नहीं है। राजस्थान के उदयपुर की बात की जाए तो यहां कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को घर से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब गुजरात के। गुजरात में भी बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात के बनासकांठा, मेहसाणा में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं अरावली और साबरकांठा, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान है। दक्षिण गुजरात में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित करने के साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद अब सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के पैरा कमांडो को कठुआ के दूर दराज के माचिंडी मल्हार क्षेत्र में हवाई मार्ग से उतारा गया है। कल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचिंडी इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। ये इलाका भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आता है। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। वहीं इस आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा अब और कड़ी कर दी गई है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं कठुआ के बदनोटा में हुए आतंकवादी हमले में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों के खोने से बहुत दुखी हूं।
शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा है। राजनाथ सिंह ने साथ ही कहा कि आतंकवादी विरोधी अभियान जारी है और हमारे सैनिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था लाने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस नृशंस आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अब नजर डाल लेते हैं कुछ और राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NISER भुवनेश्वर के 13वें स्नातक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। NISER में जनजातीय नृतकों का एक समूह राष्ट्रपति का स्वागत करेगा। द्रौपदी मुर्मू यहां वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लेंगी। साथ ही विज्ञान पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत भी करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के दौरे के दौरान भुवनेश्वर के निकट ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया और स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की। देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर के निकट हरिदमदा गांव में ब्रह्म कुमारी के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया और स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बदलती जीवन शैली में इंसान को चिंता मुक्त रहकर शांतिपूर्ण जीवन जीने के काम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी द्वारा शुरू किया गया ये अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्यक्रम में मौजूद ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि समाज में आध्यात्मिक जागरण द्वारा एक सुंदर विश्व की जरूरत है। कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था अनवरत देश ही नहीं दुनिया में आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से हम तनाव को कैसे कम करें, ये पूरे देश में जो भारत एक आध्यात्मिक देश है, हमारी पहचान दुनिया में अध्यात्म के कारण, उस अध्यात्म को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता। सब जगह गए जहां जिन्होंने बुलाया, वहां जाकर के संगठन में बहनों के साथ खड़े हुए और स्पिरिचुअलिटी का सबको आह्वान किया कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता कितनी ज़रूरी है। लेकिन जब उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं तो वो चीज़ थोड़ी और ज़्यादा देखने में आ रही है। वो चाहते हैं कि जो खुशी, जो सुकून, जो शांति मेरे जीवन में आई है वो सबके जीवन में आए। राष्ट्रपति के दौरे के लिए ओडिशा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ओडिशा दौरे के तीसरे दिन ब्रह्मा कुमारी स्थित डिवाइन रिट्रीट सेंटर का जहां उद्घाटन किया, वहीं स्थायित्व के लिए जीवन शैली नामक एक महाअभियान की शुरुआत भी की। निश्चित तौर पर इस तरह के अभियानों से एक और जहां इंसान को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने का काम होगा, वही समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की एक नई पहल भी शुरू होगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन और भीम सिंह के साथ में OP यादव, DD न्यूज, भुवनेश्वर। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा आज केरल के दौरे पर रहेंगे। शाम को तिरुवनंतपुरम में राज्य भाजपा की विस्तारित कार्यकारी बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही पार्टी नेताओं के साथ अन्य महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3000 समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए तिरुवनंतपुरम में एक विशाल कार्यकारी नेतृत्व बैठक को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनावों के बाद JP नड्डा की ये पहली केरल यात्रा है। हाल के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने न केवल केरल में एक सीट पर जीत दर्ज की, बल्कि अपने वोट शेयर में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है
कि राष्ट्रभक्ति के संस्कारों से विद्यार्थियों को सींचने वाले विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस की परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को उनकी शुभकामनाएं। आपातकाल के विरुद्ध व्यापक आंदोलन हो या पूर्वोत्तर में घुसपैठ की समस्या को राष्ट्रीय चिंता का विषय बनाना हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने कार्यों के माध्यम से देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों और ज्ञान, शील और एकता के मंत्र के साथ युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के कार्य में एबीवीपी और भी अधिक सफलता प्राप्त करे, ऐसी कामना करता हूं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में आज न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सर्किट हाउस परिसर में उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। भक्तगण भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने शासन प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों की खूब सराहना की। दर्शन के लिए आई श्रद्धालु कंचन ने कहा कि बाबा के दर्शन की बहुत वर्षों से अभिलाषा थी और वो उनकी पूरी हुई है। जय अमरनाथ जी का। वी आर फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका से आए हुए हैं। यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। जैसे हमने देखा था, सुना था, वैसे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सीआरसीबी का लोग भी है, जम्मू कश्मीर का पुलिस भी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। और खाने का व्यवस्था, ट्रैवल का व्यवस्था, सब कुछ एकदम बढ़िया है। पूरा उत्साह से सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं। लाइन भी उतना भीड़ नहीं है और कोई धक्का वक्का नहीं है। बहुत अच्छे से देख रहे लोग, वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। न्यूज 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तीखा हमला बोला है। केंद्र सरकार द्वारा माहौल को शांत करके हालात को कुछ हद तक सामान्य किया जा चुका है। हालात सामान्य होने पर राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। जो भी हुआ है मणिपुर में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार केंद्र सरकार कार्य करके माहौल को शांत करने का और बहुत कुछ हालात को नॉर्मल कर किया जा चुका है। राहुल जी जब नॉर्मल हालात हो गए हैं तो जा रहे हैं, जाएं और घूमें, क्या मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हो गई है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में भी हो गई है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हो गई है। इसमें छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर के कांकेर जिले के कोयली बेड़ा और दुर्गू कोंदल ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा कोयली बेड़ा और दुर्गू कोंदल को आकांक्षी विकास खंड के रूप में चयनित किया गया है। अभियान के तहत विकसित ब्लॉकों का चयन कर उनका त्वरित एवं प्रभावी ढंग से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। कार्यक्रम में महिलाओं को न्यूट्रिशन युक्त आहार भेंट किया गया। गर्भवती महिलाओं को समय पर टीकाकरण के साथ ही पोषण युक्त आहार लेने की सलाह दी गई। इस दौरान महिलाओं को फल वितरण भी किया गया। ब्लॉक परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप पर लोगों ने बड़ी संख्या में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया, साथ ही शुगर जांच कराई गई। कार्यक्रम में जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। मुख्य रूप से 6 इंडिकेटर पे फोकस किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक लेवल के जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका सहयोग और मार्गदर्शन लेके इस काम को किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आकांक्षी ब्लॉक आने से निरंतर इस पे सुधार हुआ है। सभी स्कूलों में सतत संपर्क कर रहे हैं जिससे कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके और कक्षा 10वीं के बच्चों को जो परसेंटेज कम है उन्हें हम 60% से अधिक कर सकें
इसके लिए सभी प्राचार्यों का बैठक ले रहे हैं। वहीं बस्तर जिले के आकांक्षी विकास खंड तोकापाल में भी संपूर्णता अभियान के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में कृषि मंडी परिसर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में कृषि मंडी परिसर में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां शुगर, बीपी व नेत्र परीक्षण सहित अन्य बीमारियों का परीक्षण कर दवाइयां व चश्मे वितरित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं का गर्भधारण के बाद से सतत चिकित्सकीय प्रशिक्षण करवाने और अस्पताल में ही प्रसव करवाने तथा कुपोषण से संबंधित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। प्रदेश के 20 आकांक्षी ब्लॉकों में बस्तर जिले में तोकापाल ब्लॉक है, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित सूचकांकों में पूर्णता की स्थिति पाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा पहल की जा रही है। संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य के संबंध में, पेयजल के संबंध में जो स्टॉल यहाँ पर लगा है, इस संबंध में आज शासन की योजना को लोगों तक पहुँचाने का जो यहाँ पहुँचाने का प्रयास किया गया। तोकापाल में संपूर्णता अभियान कार्यक्रम हुआ, उसमें हम लोग को रागी बीज मिला है, हम लोग उसका खेती करेंगे। देश के पिछड़े और दूरदराज क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए 112 जिले को कवर करने वाला आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में जरूरी सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से पहुंचाना है। बढ़ते आगे, दिल्ली हाट में 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक एफपीओ मेले का आयोजन किया गया। मेले के अंतिम दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेले में शिरकत की और एफपीओस से बातचीत की। इसी को लेकर देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुवेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। आयोजित एफपीओ मेले के अंतिम दिन भी आज बहुत धूम रही। लोग आए और एफपीओ के जो प्रोडक्ट हैं वो लोगों को खासा पसंद आए। क्या कुछ हुआ आज के दिन में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय SFAC के सहयोग से दिल्ली हाट में 6 से 8 जुलाई तक एफपीओ मेला आयोजित किया गया। मेले के अंतिम दिन कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेले में शिरकत की। साथ ही अलग अलग राज्यों से आए एफपीओ से मुलाकात की और उनको प्रोत्साहित भी किया। कृषि मंत्री मेले में लगे सभी स्टॉल्स पे गए और किसानों द्वारा बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एफपीओ के संगठन को 3 साल पूरे हो गए हैं और अब इनका निरीक्षण किया जाएगा। किसानों का संगठन जो उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बेचने का सब काम करता है। 10,000 एफपीओ बनाने का टारगेट रखा था, उसमें से 8,800 के करीब बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर कि उपभोक्ता को भी सस्ता मिल जाए और किसान पैदा भी करें, प्रोसेस भी करें और उनको भी ठीक दाम मिल जाए और शुद्ध उत्पाद भी लोगों तक पहुंचे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके कृषि उत्पादन से जुड़ी नवीनतम तकनीकों और सूचनाओं से परिचित कराना है। यहाँ कृषि उत्पादक संगठन एफपीओस को सही दिशा में बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एग्रो इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ रुपए का, उसे आप कई चीजें बना सकते हैं। मुझे लगता है कि एफपीओ के मित्रों को भी जानकारी देने की जरूरत है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। योजनाएं हैं, उनके अंतर्गत ही पैसा मिल सकता है। मेले में भाग लेने वाले एफपीओ ने कहा कि आज मंत्री जी से मिलकर उन्हें एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। ये आज शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री जी का यहाँ पे आना हुआ, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने इस काम को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और दिल्ली NIA में आकर के यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ों का ये बाज़ार जो लगाया, मेला लगाया, एफपीओ के जरिए लगाया, इसमें 100 एफपीओ ने भाग लिया है और दिल्ली की जनता ने और बाहर विदेश से फॉरेनर भी आए हैं और यहाँ के आसपास के राज्यों से भी लोग बाग आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की और इस ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनाया। मेले में भाग लेने वाले एफपीओ ने बताया कि दिल्ली हाट में उनके द्वारा लाए गए उत्पादों को खूब सराहा गया।
मुझे भी काफ़ी, हमारे एफपीओ के लिए भी काफ़ी फील हुआ है, गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ मंत्री जी आए और हम लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं और आज लास्ट डे हम लोगों का। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, हमारे अच्छे सेल हुए हैं। एफपीओ मेले के माध्यम से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारतीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जो उन्हें अधिक सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में मदद करेगा। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार योजनाएं हैं और शिवराज सिंह चौहान मंत्री जी जब यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये एफपीओज मेले इस तरीके के आगे भी लगाए जाएंगे। आज भी इस मेले में वो सभी एफपीओज से मिले और उनको प्रोत्साहित भी किया। साथ ही उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि मैं जनता से कहूँगा कि वो इन एफपीओज मेले का हिस्सा बने और जिससे कि उनको भी शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके और एफपीओज के जरिए किसानों को भी लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। फ्रांस में हुए संसदीय चुनावों में आपको बता दें कि किस तरीके से इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। नतीजों की बात की जाए तो वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP ने सबसे अधिक सीटें जीत ली हैं। गठबंधन ने 182 सीटें जीती हैं। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्यम मार्गी गुट टुगेदर केल ने 168 सीटें जीती हैं और मरीन ले पेन की दक्षिणपंथी नेशनल रैली और उसके सहयोगियों ने 143 सीटें जीती है। देश की नेशनल असेंबली की कुल 577 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए आवश्यक सीटें 289 हैं। इन नतीजों से ये स्पष्ट होता है कि देश में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। त्रिशंकु संसद के कारण राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन की संसद के नए सदस्य आज शपथ लेंगे। 6 जुलाई को आए आम चुनावों के नतीजे आने के बाद लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टार्मर देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही एंगेला रेनर को देश का नया डिप्टी प्रधानमंत्री बनाया गया है। 650 सीटों वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली हैं, जो बहुमत के आंकड़े 326 से कहीं ज्यादा है। अमेरिका ईरान में हुए चुनाव के बाद भी परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने पर तैयार नहीं है। ईरान चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए मसूद पेजेश्कियन को चुना गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति से देश के व्यवहार में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है। कारोबार जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गलत लोन देने के तौर तरीकों के कारण 2 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC, स्टार फिनसर्व इंडिया और पॉलिटेक्स इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। RBI का कहना है कि हैदराबाद स्थित स्टार फिनसर्व कंपनी ने अपने डिजिटल लैंडिंग ऑपरेशन में फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में कोड ऑफ कंडक्ट पर RBI की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, जिसमें उसने अपने मुख्य निर्णय लेने वाले फंक्शन जैसे क्रेडिट अप्रेजल, लोन सैंक्शनिंग के साथ साथ KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस को सर्विस प्रोवाइडर को आउटसोर्स किया है। खेल की खबरों की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने होल्गर रून को 6-3, 6-4, 6-2 से हराया। साथ ही अमेरिका की 3वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रिट्ज ने 4थी वरीयता प्राप्त ज़्वेरेव को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 से मात दी। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे भारत रूस संबंधों पर मेरे सहयोगी अजय मिश्र और मुकुल शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।